आज हम ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स को समझेंगे, उनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारे लेक्चरों में वैसे तो ये टर्म्स एक्सप्लेन की होती हैं, बट अलग अलग टाइम पर बच्चों के डाउट्स रेज हुए। हमने उन टर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया और ये डिसाइड किया कि इन्हें थोड़ा दोबारा एक बार अच्छे से समझाएं। आपको थ्रू आउट द ज्योग्राफी की स्टडी ये हेल्प करेंगी, चाहे आप फिज़िकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी में फिज़िकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हेल्प करेंगी। हम कई सारी टर्म्स के साथ डील करेंगे। पहली है डेन्यूडेशनल प्रोसेस। तो ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस, इसके बेस में टर्म है डेन्यूडेशन, डिन्यूडेशन, ओके, दैट इज अनाच्छादन। हिंदी में अनाच्छादन कहते हैं। मेन क्या एस्पेक्ट है, देखिए, आप जिस लैंड सरफेस को देख रहे हैं, दिस सरफेस, इस पर कई तरह के रिलीफ फीचर्स बने हुए हैं। उन रिलीफ फीचर्स को आप कह लीजिए कि प्लेच्यू है, माउंटेन है, हिल्स हैं, डेजर्ट हैं, वैली एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, तमाम तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। और इन रिलीफ फीचर्स पर, यानी कि इन आकृतियों पर ऑलवेज कुछ प्रोसेसेस वर्क करते रहते हैं। इन्हें आप कुछ फोर्सेस के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट आता है सरफेस के ऊपर। जैसे हवा चलती है तो हवा का इम्पैक्ट आता है इन सरफेस के, इन फीचर्स के ऊपर। जैसे वेव्स मूव करती हैं तो वो वेव्स जो मूव करती हैं, यानी कि समुद्र में, उनका असर आता है किनारों पे, जो कोस्ट होते हैं। जैसे रिवर फ्लो करती है तो उसका असर आता है। तो वाटर है, विंड है, आइस है, इन सब का अपना अपना एक इम्पैक्ट है। हवा चलती है तो बाहर से मिट्टी उड़ के आपके कॉर्टयार्ड में, आपके आंगन में आ जाती है ना, घर में। वो मिट्टी उड़ के कैसे आपके घर तक आ गई? हवा के इम्पैक्ट में ये हुआ। वो जो मिट्टी वहाँ से उड़ के आपके आंगन में आई है, हवा के इम्पैक्ट में ये हो सकता है कि किसी चट्टान से धीरे 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 उसका जो ग्रेन्स है, उसका जो मास है, वो धीरे धीरे घटा दे, हवा उसको काट के ले जाए, उड़ा दे उसको। हो सकता है कि वो रॉक वहाँ पर बदल जाए, वो जो लैंड सरफेस है वो पहले के मुकाबले आपको चेंज हुआ नज़र आए। क्योंकि ये सभी के सभी जो फोर्सेस हैं ये बाहर से लग रही हैं, तो इन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एक्सो मने बाहर, जेनेटिक मने जेनेसिस, जिनका जन्म बाहर है। ये अर्थ के अंदर से नहीं आ रही, ये बाहर से आ रही हैं। दीज आर द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये सारी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो लगी, चाहे वो विंड, चाहे वो वाटर, चाहे वो आइस, ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करती हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस को ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस का मतलब सिंपल इतना कि समय बीत जाने के साथ साथ डिफरेंट प्रोसेसेस लैंड सरफेस के ऊपर अपना अपना असर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपना एक्शन, और धीरे धीरे जो लैंड सरफेस है उसके फीचर्स ख़त्म होने लग जाते हैं, यानी कि वो लेवल होने लग जाता है, फ्लैट होने लग जाता है, वो प्लेन होने लग जाता है। आई बात समझ में? जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कोई ढेर बनाया है रेत का, आपके सामने बिल्कुल रोड प्लेन है, आपने सैंड का एक ढेर बना दिया, और इस तरफ से आपने एक फर्राटा पंखा चला दिया। वो पंखा क्या करेगा? धीरे धीरे रेत वहाँ से उड़ा देगा और हवा में बिखेर देगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो सैंड का आपने एक छोटा सा माउंड बनाया था, वो वहाँ पे नहीं है, फ्लैट हो गया वो। तो यहाँ पर विंड के इस एक्शन ने इस जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उन्हें हवा में उड़ा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो जो सैंड का माउंड बनाया था आपने, रेत का छोटा सा टीला, वो फ्लैट हो गया, सरफेस के बराबर आ गया, लेवल हो गया। या सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी के लंप इकट्ठे किए हुए हैं, कहीं से प्लॉट में से या कहीं से भी मिट्टी का ढेर लेके आया आपने यहाँ पर ढेर लगा दिया, और रोज़ आपका आंगन धुल रहा है। आपका जो आंगन कह लीजिए, हिंदी में पंजाबी च वेड़ा कह देंगे, या आप उसे पैसेज या कॉर्टयार्ड या कुछ भी कहिए, वो रोज़ अंदर धुल रहा है और उसका पानी बाहर आ रहा है। और आपके गेट के बाहर वो तो मिट्टी का ढेर लगा है, रोज़ अंदर से जो पानी आ रहा है उस मिट्टी के ढेर को
काट काट के अपने साथ डिज़ोल्व कर करके ले जा रहा है आगे, और धीरे 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 आप देखेंगे सारी मिट्टी जो है वो बह गई, तो वो सरफेस वहाँ पर देखेंगे मिट्टी अब है नहीं, लेवल हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ये जो एजेंट हैं, विंड का एक्शन होता है, ग्लेशियर्स मूव करते हैं आगे की ओर, प्रोग्रेस, फिर पीछे खिंच जाते हैं पिघल के, रिग्रेस। तो ग्लेशियर्स का अपना एक्शन है, जिसे आइस का एक्शन कहते हैं। वाटर के कई तरह के एक्शन है, बरसात के रूप में, बहती नदी के रूप में, वेव्स की फॉर्म में, है ना, ओशियनिक वेव्स। तो विंड, वाटर, आइस, ये अपने अपने एक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, और ये एक्शंस एक तरह से जो लैंड के अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं उनका रिलीफ ख़त्म करते रहते हैं, मतलब उनकी ऊंचाइयां ख़त्म करते रहते हैं, उनका एलिवेशन रिड्यूस करते रहते हैं, उन्हें लेवल कर देते हैं, प्लेन करने पर तुले रहते हैं कि इन्हें फीचरलेस कर देना, हमने ख़त्म कर देना, इन्हें बहा के ले जाना हमने। तो तमाम तरह के यहाँ पर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। वो सारे प्रोसेसेस को क्लब कर लें अगर हम, जो वियर डाउन कर रहा है अर्थ सरफेस को, जो अर्थ की वियरिंग टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल द प्रोसेसेस, उन सारे प्रोसेसेस को क्लब करें तो वो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं, अनाच्छादन प्रक्रियाएं हैं वो। ओके, दीज आर द डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस। इसी में वेदरिंग आ जाता है, इसी में इरोजन आ जाता है। वेदरिंग भी इसी में आ जाएगा, इरोजन भी इसी में आ जाएगा। हम वेदरिंग और इरोजन तो डिटेल में नहीं समझाने जाएंगे, वो तो फिजिकल ज्योग्राफी का एलिमेंट है, और इंडियन ज्योग्राफी में जहाँ जहाँ जरूरी है हम डाउट समझा रहे हैं। वेदरिंग सिंपल कहानी क्या है, कई तरह के फिजिकल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं और कई तरह के केमिकल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, तो वेदरिंग एग्जीक्यूट होती है। हो सकता है कि लगातार उस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन से फॉर्म्ड हैं और पानी के साथ लगातार केमिकली रिएक्ट करके वहाँ पर एक ख़ास तरह का अब लैंड सरफेस क्रिएट हो गया है, जिसको हम टोपोग्राफी भी कहेंगे। अभी मैं टोपोग्राफी भी पढ़ाऊँगा क्या है। तो हम इसको कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी, KARST, कास्ट टोपोग्राफी, क्योंकि सरफेस कुछ ऐसा हो गया है, जगह जगह से डैम्प क्रिएट हो गए हैं, जगह जगह से चट्टानें घुल गई हैं, क्योंकि लाइमस्टोन डिज़ोल्व होता है पानी में, और पानी के साथ रिएक्ट होकर के जहाँ जहाँ से डिज़ोल्व हो सकता था वो डिज़ोल्व हो गया, जहाँ जहाँ से चट्टानें बची हैं वो उभरी रह गई, और बाकी जो है वो सारे के सारे डिप्रेशंस क्रिएट हो गए। और आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये क्या क्रिएट हो गया, जैसे तीखी तीखी पेंसिलें हैं और बीच में गैप्स हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरह का क्रिएट हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ यहाँ पर, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो ये वेदरिंग हुई लेकिन केमिकल एक्टिविटी के कारण। इसी तरह से हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ गया हो और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ गए हों मिनरल्स के, रॉक्स के, तो ये भी केमिकल एक्टिविटी हो गई। या हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आपने इंक्रीज़ कर दिया है, और या हो सकता है कि सुबह के समय में, दिन के समय में सनलाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं उनमें जो वाटर ट्रैप है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। इसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। पर रात के समय में पानी जो है वो जम रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसकी वजह से रॉक्स एक्सपेंड कर रही हैं। तो दिन के समय में कॉन्ट्रैक्शन, रात को एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इसकी वजह से हो सकता है रॉक की जो परतें हैं, बाहरी परतें, वो टूट टूट के गिर रही हैं। ये सारा प्रोसेस, ये सब कुछ, ये वेदरिंग है कि जो मिनरल्स हैं, जो रॉक है, जो अर्थ है, वो वेदर हो गई। इट इज़ द वेदरिंग। तो एक है प्रोसेस दैट इज़ वेदरिंग, वो फिजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग कैन बी देयर, केमिकल वेदरिंग कैन बी देयर, इवन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं। लेकिन इस वेदर्ड मटेरियल को यहाँ से बहा के ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना और कहीं ले जा कर के डिपॉजिट करना, ये प्रोसेस इरोजनल है। सो इरोजनल प्रोसेस में सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो भी कोई रॉक है या मिनरल है वो तोड़ी जाती है, टूटती है। द फर्स्ट स्टेप इज़ उसका टूटना,
यानी कि ब्रेक अवे होना, द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना। थर्ड, उसका डिपोजिशन होना। ओके, ब्रेक अवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये तीन चीज़ें जो हो रही हैं, ये इट इज़ एसोसिएटेड विद द इरोजन, कि जो ब्रेक अवे मटीरियल है वो ट्रांसपोर्ट करके आपने इरोड कर कहीं पर डिपॉजिट कर दिया, ये इरोजन है। और वेदरिंग में सिंपली क्या हो रहा है, मटेरियल ब्रेक अवे हो रहा है, वेदर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन उसमें नहीं है, तो वो सिंपली वेदरिंग प्रोसेस है। आई बात समझ में? लेकिन जहाँ ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वेदरिंग भी हो रही है अलग अलग फिजिकल प्रोसेसेस की मदद से, अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस की मदद से, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की मदद से, और फिर वो वेदर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, डिपॉजिट भी हो रहा है। द होलसम एक्टिविटी, ये ऑल द प्रोसेसेस दे आर द पार्ट ऑफ डेन्यूडेशनल प्रोसेस। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस एक लार्जर एक्सप्रेशन है जिसमें इरोजन आता है, बट इरोजन एंड डेनोडेशन इज इक्वल टू नहीं है, ये वन एंड द सेम थिंग नहीं है। डेन्यूडेशन एक होल लॉट ऑफ प्रोसेस है, डेन्यूडेशन एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस इरोजन हो सकता है। ओके, तो इसी वजह से इरोजन इज इक्वल टू डेन्यूडेशन नहीं है। डेन्यूडेशन बड़ा एक्सप्रेशन है, इतनी बात समझ आई? इरोजन को इस बात की चिंता नहीं है कि भाई उसे वेदरिंग भी करानी है, वेदरिंग हो गई है और उस मटेरियल को अब ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट करना है, ये इरोजन का काम है। और वेदरिंग को ये चिंता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन भी हो, वो इरोजन की चिंता है। वेदरिंग को चिंता है कि बस वेदरिंग हो जाए, लेकिन डेन्यूडेशन को इन दोनों बातों की चिंता है, वेदरिंग भी होगी और फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं डिपॉजिट भी होगा, इरोजन भी होगी। तो वेदरिंग एंड इरोजन ये सारे प्रोसेसेस मिलके जो एक प्रोसेस को जन्म देते हैं, डेन्यूडेशनल प्रोसेस होते हैं। इतनी बात समझ में आई? और ये सारा मिलकर के अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अर्थ को वियर कर रहे हैं, है ना, अर्थ को वियर डाउन कर रहे हैं, वियरिंग अवे हो रहा है, और लेवल जो है वो समतल होते जा रहा है, धीरे धीरे लेवल होती जा रही हैं चीज़ें, बराबर होते जा रहा है, प्लेन होते जा रहा है। ये डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं। तो हमने लिखा जो है उसे सुनिए, समझ में आ जाएगा। सो डेन्यूडेशन रेफर्स टू द weathering of earth's material that cause a certain leveling of the surface। तो डेन्यूडेशन का मतलब है अर्थ मटेरियल की वेदरिंग। ओके, जो क्या कर देता है, सरफेस को लेवल कर देता है, सर्टेन लेवल पर सरफेस लेवल हो जाता है। दिस प्रोसेस यानी कि डेन्यूडेशन, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स, तो इस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें वेदरिंग आ जाती है, द वेदरिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, देखिए हर चीज़ के लिए अलग अलग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज के वाया आप ये समझ जाएंगे, अभी मैं आपको उसके वाया एक्सप्लेन भी करूँगा। तो मास मूवमेंट में क्या है, देखिए मटीरियल सपोज़ कीजिए कि वेदर हो रखा है, सपोज़ कीजिए वेदर हो रखा है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो डिटैच हो रखा मास है उस बड़ी रॉक से, यहाँ पे माउंटेन को इमेजिन कर लीजिए, वो हैवी मास पूरा का पूरा जो रॉक है वहाँ पर जो टूट के अलग हुआ है वो मूव कर जाएगा अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, नीचे की ओर फ्लो कर जाएगा। तो मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट हो जाता है कि बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स जो हैं या बड़ा बड़ा पूरा हिस्सा जो है पूरा का पूरा नीचे मूव कर गया, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया। ओके, सो ये सब डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं जो जगह जगह पर हिमालय के राज्यों में, हिमाचल के और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमालय के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में वर्षा के दिनों में, मॉनसून के दिनों में जो जगह जगह पर पहाड़ दरक जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, वो डेन्यूडेशनल प्रोसेस के अंदर आता है। अब उसमें वेदरिंग हुई होगी, पहले तो समय दर समय अलग अलग फोर्सेस के एक्शन की वजह से आपने वहाँ पर लगातार कितनी बड़े पैमाने पर हिल्टी मशीनें चलाई हैं, टनल्स को खोदने के लिए वो मशीनें चलाई हैं, बड़ी बड़ी ड्रिल्स, आपने डायनामाइट्स चलाए हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे हो सकता है कि जो बॉन्डिंग है चट्टानों में कमज़ोर हुई हो, कई तरह के फिज़िकल प्रेशर्स क्रिएट किए हमने, कई तरह के हो सकता है केमिकल प्रेशर्स क्रिएट हुए हों, या हो सकता है लंबे समय से बायोलॉजिकल एक्शंस। तो मैटर जो है वो वेदर हो गया पहले तो, और फिर समय के साथ साथ उस रॉक को
में जब बरसात के कारण अंदर पानी की लेयर बन गई तो मेन रॉक, फिर पानी की लेयर और उसके ऊपर जो रॉक की लेयर है वो पानी के ऊपर स्लाइड डाउन कर गई, स्किड कर गई, वो फिसल के नीचे आ गई। जैसे हो सकता है आपने वो वीडियो देखे हों कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब छतों पर बर्फ़ पड़ी होती है तो एक आदमी आता है, एक स्टिक होती है उसके हाथ में, और उस स्टिक के साथ इस तरह से एक डंडा लगा होता है और उस डंडे में एक फाइबर का प्लास्टिक का कर्टन सा होता है, तो वो जो बर्फ़ वाली रूफ़ है उसमें डंडा घुसा के ऐसे पीछे की ओर ले जाता है, पर्दा पीछे की ओर जाता है, उसके ऊपर सारी बर्फ़ स्किड होके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही माउंटेन है, लगातार वेदरिंग इवेंट होते रहे, रॉक्स टूटने का काम होता रहा, लूज़ हो गई, हल्की पड़ गई, एक दूसरे से बॉन्ड टूट गया, ऐसे में बारिश पड़ी, बारिश का पानी सीप इन हुआ, उसने एक रॉक की आउटर लेयर और रॉक के अंदर लेयर में एक इंटरमीडिएट पानी की लेयर बना दी, तो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में इतना बड़ा रॉक डेब्रिस सारा नीचे फ्लो कर गया। तो डेनुडेशन प्रोसेस में सब आ जाएगा, वेदरिंग भी हो गया, मास मूवमेंट भी हो गया एंड ग्रेडेशन भी हो गया। ग्रेडेशन मतलब कि नदियाँ हिमालय से सैंड, सिल्ट, ग्रेवल सब लेके आ रही हैं और उसके सामने जो कोई ट्रफ है या कोई डिप्रेशन है, कोई खाई है, उसमें लाके जमा कर रही हैं मलबा। ये सारा ग्रेडेशन हो गया। इसलिए हमारा गंगा का मैदान एग्रेडेशनल प्लेन है ना, क्योंकि डिपोजिशन से बना है। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट, डिपोजिशन या ग्रेडेशन, सब डेनुडेशनल प्रोसेस में आ रहा है। ओके, so denudation refers to the weathering of earth's material that cause a certain leveling of the surface. This process includes weathering, mass movement and gradation. Okay, denudation in geography includes all the process which leads to the wearing of the surface of the earth when ice, water, waves and wind moves. जब आइस, वाटर, विंड, जब आइस, वाटर, वेव, विंड मूव करते हैं तो सरफेस ऑफ द अर्थ की वियरिंग होती है। सारे वो प्रोसेस जो इस वियरिंग को करने में रोल प्ले कर रहे हैं वो हमें डेनुडेशनल प्रोसेस कहलाते हैं। ओके, सो डेनुडेशन इन ज्योग्राफी इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस विच लीड्स टू द वियरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन आइस, वाटर, वेव एंड विंड मूव्स. दिस एंटायर प्रोसीजर रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द एलिवेशन. हाइट कम हो जाती है, लेवल हो जाता है सरफेस. डेन्यूडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. मैंने बता दिया कि केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, वही फिजिकल जो आप बात कर रहे हैं, ये तीनों प्रोसेस इसमें शामिल होते हैं. केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, ऑल द थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन इट. इंक्लूड्स वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, सब आ जाता है इसी के अंदर. तो कैसे है? नेचुरल फोर्सेस ग्रेजुअली वियर डाउन एंड चेंज अर्थ टोपोग्राफिकल फीचर. अर्थ के जो टोपोग्राफिकल फीचर हैं, नेचुरल फोर्सेस जो मैंने अभी बताया, विंड, वेव, ग्लेशियर्स, वाटर, ये सारे जो अर्थ के टोपोग्राफिकल फीचर हैं, हिल, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये लगातार नेचुरल फीचर्स इन टोपोग्राफिकल फीचर्स को वियर डाउन करते रहते हैं, चेंज कर देते हैं अर्थ के टोपोग्राफिकल फीचर. और कैसे? जैसे कि पहला प्रोसेस है यहाँ पर वेदरिंग. Weathering is the breakdown of rocks and minerals by physical pressures and chemical reactions. Weathering इतना ही है, बस ब्रेकडाउन तक सीमित है. ये ब्रेकडाउन होता है इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स का, फिजिकल प्रेशर्स, केमिकल रिएक्शंस ये करा देते हैं. इरोजन क्या है? इरोजन इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस हैं. प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2. क्या है? प्रोसेस नंबर 1, इरोजन इंक्लूड टू प्रोसेसेस. फर्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स. पहला तो ब्रेकडाउन होना जरूरी है, but also second process, that is, but also the moving, that is transportation of weathered material from its source to another location, that is deposition. So erosion में ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ जा रही हैं. वेदरिंग में सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक एंड मिनरल हो रहा है, लेकिन इरोजन में दो प्रोसेस हैं. पहला प्रोसेस तो है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक एंड मिनरल. ब्रेकडाउन होगा तभी किसी चीज़ को लेके जाएंगे ना. और दूसरा प्रोसेस है कि यहाँ पर चट्टान थी तो उसका ब्रेकडाउन धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस की वजह से वो लूज पड़ रही थी, अब हवा के थपेड़े पड़े उसे लगातार, तो उसको फाइन एंड फाइन पार्टिकल्स में बदल के आगे जाके डिपॉजिट किया है, वो सैंड ड्यून्स हैं, रेगिस्तान बना दिया है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, दैट्स ऑल. क्लियर? सो इरोजन इंक्लूड टू प्रोसेसेस. फर्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक एंड मिनरल
but also the moving, that is transportation of weathered material from its source to the another location, that is deposition. अच्छा, फिर ये दोनों तो पढ़ लिए, अब डेनोडेशन क्या है? ये दोनों ही डेनोडेशन कैसा क्या है? डेनोडेशन रेफर्स टू द लेइंग बेयर और वियरिंग डाउन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स. बेयरिंग, बेयर माने नंगा कर देना चट्टानों को, क्योंकि ऊपर की चीज़ हटा दे रहे हो आप, तो फिर आप बेयर ही छोड़ रहे हो, उसे नंगा ही कर रहे हो. डिन्यूड, ओके. सो द डिन्यूडेशन प्रोसेस रेफर्स टू द लेइंग बेयर और वियरिंग डाउन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स बाय द प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. ये दोनों उसमें आ जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया. डेन्यूडेशन में क्या आएगा? एक वेदरिंग, एक इरोजन. ओके. वेदरिंग के लिए क्या, कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? फिजिकल प्रेशर्स, केमिकल रिएक्शंस. अच्छा, इरोजन कैसे एक्टिवेट होगा? इरोजन बाय ग्लेशियर, विंड और वेव्स. और कैसे? पहले ब्रेकडाउन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स होगा इसमें, सेकंड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, और वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा दैट इज डिपोजिशन. इतनी बात समझ में आई? तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द, कहीं भी वर्ड आ जाए कि ये डेन्यूडेशनल लैंडफॉर्म है, ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस से बना है, ये डेन्यूडेशनल है, तो अब हमें सारा समझ में आ गया है कि डेन्यूडेशनल वर्ड से वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे उनका मतलब क्या है. मैं यहाँ पर आपको अगर तो मेरे पास इमेज है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. इमेज होनी तो चाहिए. ठीक है, जितना हो गया बस डन है. इमेज उसकी रखी नहीं क्योंकि शायद वो रिक्वायर्ड नहीं थी. ओके गुड. अब आपको एक क्वेश्चन है, जिस मैनर में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक आपको दिखा देते हैं. यहाँ पर देख लीजिए. तो सपोज़ कीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपको. ओके, व्हाट इज डेन्यूडेशन? 4 स्टेटमेंट्स आर देयर. स्टेटमेंट ए, the force that acts perpendicular to the rotation of a given mass. No. Statement B, the process that causes leaves to change color. No. Statement 3, the process that results in the weathering of earth's material. Yes. Statement 4, the phenomena that cause high tides and low tide. No. Answer is statement C, that is denudation is the process that results in the weathering of earth's material. या अर्थ मटेरियल की वेदरिंग के प्रोसेस को ही हम डेन्यूडेशन कह के पुकारते हैं. इतनी बात स्पष्ट हो गई? किसी तरह को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं. ओके, ये आगे जो टर्म्स हैं, पहली है मोनोटोनस टोपोग्राफी. मोनोटोनस तो समझा देंगे, उसके लिए ज़रूरी है टोपोग्राफी समझना. तो टर्म इज़ टोपोग्राफी. फिर मैंने एसोसिएटेड टर्म्स भी साथ में यूज़ कर ली हैं जो कन्फ्यूज़ करती हैं. अगली है रिलीफ फीचर्स, अगली है टेरेन, और अगली है फिज़िकल फीचर्स. ऐसे शब्द हम हमेशा सुनते ही रहते हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं. चलो समझते हैं इसको. टोपोग्राफी, देखिए आपके सामने, आप जिस अर्थ के सरफेस पे रह रहे हो, आप मुझे खुद बताओ कि वो सरफेस कभी भी आपको ऐसा इवन महसूस हुआ? आपको अनइवननेस उसमें महसूस होती रहती है. जैसे कि आप यहाँ से थोड़ा सा आगे गए, आप जालंधर में रहते हैं, आप होशियारपुर पहुँचे तो वहाँ पर आपको फुट हिल्स मिल जाएंगे, हिमालय के शिवालिक रीजन, छोटी छोटी हिल्स मिल जाएंगी. थोड़ा सा आप आगे पहुँचे तो शिवालिक की थोड़ी ऊंची पहाड़ियाँ मिल जाएंगी. फिर आप और आगे पहुँचे तो आपको मिडल हिमालय मिल जाएगा, है ना, जिसे हम लेसर हिमालय भी कह देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा. आगे पहुँच गए आपको तो इनर हिमालय, दैट इज़ द ग्रेट हिमालय मिल जाएगा. क्या देख रहे हैं आप पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप प्लेन एरिया से पहाड़ियों की ओर गए हैं, अपनी छोटी ऊंचाई की छोटी छोटी हिल्स चढ़ी, फिर आपने बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स को चढ़ा, फिर आप उतरे भी, वैलीज़ में भी आए, आपने बगल में जाती हुई रिवर्स देखी, रिवर की अपनी वैली थी. पर कहीं कहीं पर जब हायर माउंटेन्स पे गए तो आपने देखा कि रोड्स बहुत ऊंची हैं, रिवर बहुत डीप फ्लो कर रही है. जब हम धर्मशाला पहुंच रहे होते हैं, मकलौडगंज, तो आप देखते हैं कि रिवर बहुत डीप फ्लो कर रही है. हम बहुत ऊंचाई पे रोड्स पे, ऐसा लगता है पहाड़ की दीवार इधर भी है, पहाड़ की दीवार इधर भी है, बीच में एक खाई में रिवर बह रही है. दैट इज़, ये क्या है? गॉर्जेस, द गॉर्ज. तो ये हमारे सामने अलग अलग अगर हम देखें तो ये जो हमारा लैंड सरफेस है, जो हमारी ज़मीन की जो
सरफेस, इसे टोपोग्राफी को हिंदी में कहते हैं स्थल की आकृति, स्थल आकृति। हम स्थल आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस स्थल पर आप खड़े हैं, दैट लैंड, उसके अलग अलग जो फीचर्स हैं आप उसको स्टडी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेप, साइज़, हर मैनर में। तो आपको हिल्स भी दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं, प्लेन एरियाज़ दिख रहे हैं, वैलीज़ दिख रही हैं, प्लेच्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। आप आगे गए तो कोस्ट आ गया, आइलैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप लैंड सरफेस को, जो उसकी डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी एक्चुअली में ये जो कर रहे हैं, ये टोपोग्राफिकल स्टडी हो रही है। लैंड सरफेस की इस अनइवननेस को, इन डिफरेंट फीचर्स को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज टोपोग्राफी। कि टोपो वर्ड है प्लेस, टोपो का मतलब प्लेस, वो जगह। ग्राफी मतलब उस जगह को स्टडी करना, टू राइट अबाउट दैट प्लेस, जैसे राइटिंग अबाउट दैट प्लेस, टू डॉक्यूमेंट दैट प्लेस, टू ऑब्जर्व दैट प्लेस, टू स्टडी दैट प्लेस। अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग द लैंड सरफेस। आप ज़मीन को पढ़ रहे हैं, स्थल की अलग अलग आकृतियों को पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो आप कभी लिख देते हैं कि टोपोग्राफिकली वो लैंड बहुत ही फ्लैट है, तो आप कह देते हैं कि टोपोग्राफिकली वहाँ पर जाएंगे तो आपको हाई माउंटेन्स मिलेंगे। कभी कभी कहते हैं कि टोपोग्राफिकली वहाँ पर माउंटेन्स अवेलेबल है और टोपोग्राफिकली वहाँ कोस्टल एरियाज डोमिनेट करते हैं। तो आपने टोपोग्राफी मतलब दैट प्लेस के बारे में पढ़ा, दैट राइटिंग अबाउट दैट प्लेस, और क्या राइट किया, क्या पढ़ा, क्या देखा? लैंड फॉर्म्स, उस पर्टिकुलर प्लेस के, उस पर्टिकुलर एरिया के अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स, स्थल आकृतियाँ देखी आपने। उसमें क्या देखा? पहाड़ देखा, पठार देखा, मैदान देखा, रेगिस्तान देखा, है ना, तट देखे, और क्या देखे? द्वीप देखे, छोटे छोटे आइलैंड, दैट्स ऑल। तो दैट इज टोपोग्राफी। ओके, सो टोपोग्राफी क्या है कि इट कम्स फ्रॉम टोपो, एंड दैट वर्ड टोपो इज फॉर द प्लेस, एंड ग्राफिया, ग्राफिया से आता है ग्राफी। तो ग्राफिया का मतलब होता है, ग्राफी इज फॉर राइटिंग। सो दिस वर्ड टोपोग्राफी कम्स फ्रॉम टोपो फॉर प्लेस एंड ग्राफिया फॉर राइटिंग। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंड सरफेस। आप लैंड सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एक तरह से आप लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आप रोड पर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, और आप ओवरऑल एक प्लेस पे हैं, उस प्लेस में रोड है, बगल में खेत हैं। तो टोटल ये जो लैंड सरफेस है, इसका लैंडस्केप कैसा है? रोड एंड द फार्म्स, रोड एंड द फार्म्स, दिस इज अ वन यूनिट, दैट इज अ प्लेस, इट इज़ अ वन प्लेस। उस प्लेस में, उस जगह में आप जहाँ हैं, इट इज़ अ लैंड सरफेस। वो लैंड सरफेस में लैंडस्केप कैसा है? सड़क है और खेत है। लेकिन आपने गेट खोला, आगे वंडरलैंड है, पार्क, रिक्रिएशन पार्क। अब वहाँ गए, अब वो भी एक प्लेस है, और वो प्लेस है तो नेचुरली वहाँ पर आप जो चल रहे हैं, इट इज़ अ लैंड सरफेस। लेकिन उसका लैंडस्केप कैसा है? छोटा सा माउंड बनाया हुआ उन्होंने, एक केव बनाई हुई है उन्होंने, एक ग्रास का मैदान बनाया हुआ है, उधर उन्होंने छोटा सा डेजर्ट क्रिएट किया हुआ है। इधर आप देखेंगे तो रिवर की वैली, तो बोटिंग करने के लिए पूरा उन्होंने गॉर्ज सिस्टम बनाया हुआ है। सो वो लैंडस्केप ही आप इंजॉय करने जाते हो वहाँ पे। उधर थोड़ी आगे जाएंगे तो वाटरफॉल भी गिर रहा है कि नहीं? तो छोटा सा एक माउंड, एक हिल, एक फ्लैट एरिया, द प्लेन एरिया, दैट फ्लोइंग स्ट्रीम, दैट इज़ द रिवर। तो जिस प्लेस में आप गए हैं, उस प्लेस में जो लैंड सरफेस है, उस लैंड सरफेस का जो लैंडस्केप है, उसमें कई सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, एंड दे ऑल आर द रिलीफ फीचर्स। ये रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ शब्द ज्योग्राफी में जब यूज़ होता है तो ये क्या है कि आप जिस किसी प्लेस में हैं या जिस किसी भी एरिया में हैं, उस एरिया में आपने देखा कि अनइवन एलिवेशन है, अलग अलग ऊंचाइयाँ उतराइयाँ हैं, ऊंचाई है, चढ़ाई है, उतराई है। तो आपने क्या देखा? द रिलीफ क्या है? लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का फ़र्क, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का फ़र्क। तो सपोज़ कीजिए कि ये लोएस्ट पॉइंट है, सपोज़ आप जिस किसी एरिया में हैं, सपोज़ कीजिए कि दिस,
कि मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, दिस इज द एरिया, और इसके मुकाबले इसका एक एलिवेशन तो है, यहां से ये कितना ऊंचा है आप फीट में या मीटर्स में बता देंगे? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, दिस पूरा प्लेस, दिस होल एरिया, इस सरफेस का जो एलिवेशन है वो अनइवन है। आप यहाँ ऐसे चल के आ रहे थे, आपको रास्ते में ये हिल आ गया, दिस इज अनइवन। तो ये रिवर पैटर्न को कैसे प्रभावित करेगा? और अगर ये बड़े स्केल पर है तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न को भी, बादलों के आने जाने के रास्ते को भी प्रभावित कर सकता है। तो हमें इसे स्टडी करना है। सो ज्योग्राफी में हम ऐसी टर्म्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक पैटर्न्स को इफेक्ट करने का काम ये अलग अलग एलिवेशन पर खड़े रिलीफ फीचर्स करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा सकता है, हम ये देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ हो सकती हैं, कि जहाँ बहुत रगड टोपोग्राफी होगी, जहाँ पर फ्लैट एरियाज उतने नहीं हैं, फार्मिंग नहीं हो सकती, पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि रिलीफ फीचर्स आर हाईली अनइवन, है ना, तो इसलिए यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो सकती। लेकिन गंगा का मैदान, द गंगा प्लेन ऑफ इंडिया, हम अक्सर ये कहते हैं कि वो रिलीफलेस है। रिलीफलेस मतलब बिल्कुल सपाट, प्लेन, ऐसा फ्लैट। इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, सेटलमेंट अच्छे से हो जाती है, इंडस्ट्रीज लग सकती है। लेकिन उसी गंगा के मैदान को कई सारे ऐसे ढक्कनों से, और फिर इसके साथ साथ ये ढक्कन था इस बगल में, मैंने ये रख दिया। अब देखो ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कितना फ़र्क है, एलिवेशन कितना अनइवन है। आप एक ओवरऑल एरिया को स्टडी कर रहे हो और इस एरिया में यहाँ खड़े हो एक बात है, यहाँ खड़े हो एक बात है, यहाँ खड़े हो एक बात है, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ आए ठीक ठीक, लेकिन यहाँ आए तो बादलों में पहुँच गए, जून का महीना है, हम पहाड़ों पे जाते हैं, हम असल में मज़ा किसका लेते हैं, रिलीफ फीचर का, क्योंकि पहाड़ हाई रिलीफ फीचर है ना, हाई एलिवेशन पे है ना, उनका मैदानी इलाकों से कितने बहुत फुट का फ़र्क है। वैसे हम अमूमन जो ऊंचाई काउंट करते हैं मीन सी लेवल से लेते हैं, अबव द मीन सी लेवल लेते हैं ना। लेकिन अब हम यहाँ पर जब रिलीफ फीचर देख रहे हैं, सपोज करो अगर उस एरिया, उस पर्टिकुलर प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो कहीं पर हम पहाड़ों पे भी कई बार खड़े होते हैं, तो हम पूछते हैं कि भैया और कितना कहीं जाना है, तो वो कहता है उस चोटी पे जाना है। हम कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत ऊंची है, और तो हम जहाँ खड़े हैं उसके मुकाबले वो ऊंची है। ओके, तो ये एक कहानी है, समझो इस बात को। इन अलग अलग रिलीफ फीचर्स को हम स्टडी कर रहे हैं टोपोग्राफी के अंडर। तो टोपोग्राफिकली अगर देखें तो यहाँ पर देखिए आपको फ्लैट एरिया भी मिल रहा है, छोटी छोटी हिल्स भी मिल रही हैं, माउंटेन पीक्स भी मिल रही हैं। लेकिन अगर अभी मैं हटा दूँ तो टोपोग्राफिकली क्या मिल रहा है, एक फीचरलेस रिलीफ, एक रिलीफलेस प्लेन मिल रहा है सिर्फ। टोपोग्राफिकली एक रिलीफलेस प्लेन, क्योंकि टोपोग्राफी कैसी है, टोपो मने प्लेस, ग्राफी मने राइटिंग। क्या स्टडी किया हमने इसके बारे में, रिलीफ नहीं है, लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स नहीं बन रहे, फीता लेके चलते ही जा रहे हैं, बस एक ही पॉइंट है वो बना ही हुआ है, फ्लैट एरिया। लेकिन थोड़ा आगे पहुंचे ये रिलीफ फीचर्स आ गए, लो पॉइंट हाई पॉइंट, लो पॉइंट हाई पॉइंट, लो पॉइंट हाई पॉइंट। इस हिल के कॉन्टेक्स्ट में ये हाई, सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों हाई, बीच में कुछ और खड़ा कर दो यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये रिलीफ फीचर है। अब ओवरऑल ये, इसको मैं कह देता हूँ ये प्लेच्यू टाइप, ये माउंटेन टाइप, ये प्लेन एरिया है ना, यहाँ से दिख नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे सेंटर में ये गोल्डन कलर का ये डेजर्ट। तो इस तरह से ये डेजर्ट, ये माउंटेन, वो प्लेच्यू, ये कोस्ट, इन सबको हम कह सकते हैं ये सभी रिलीफ फीचर से भरा, अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स को हम कह सकते हैं अलग अलग तरह का टेरेन, अलग अलग तरह का टेरेन है। तो हम कई बारी गाड़ियाँ खरीदते हैं और वो कहते हैं हम अलग अलग टायर डलवाते हैं, ऑल टेरेन। ऑल टेरेन का मतलब पहाड़ों पे भी चढ़ जाएंगे, प्लेच्यूज़ में भी चढ़ जाएंगे, रेगिस्तान में, डेजर्ट में भी चल जाएंगे, हाईवे पे भी चल जाएंगे, प्लेन एरियाज़ में भी चल जाएंगे, कोस्ट एरिया में भी चले जाते हैं, ऑल टेरेन टायर है।
लेकिन अगर बहुत मडी एरिया में चलाने तो मड टेरेन। टेरेन कैसा है? मडी, मड टेरेन। लेकिन अगर हमें इतना ज़्यादा अलग अलग टेरेन में नहीं जाना है ना, पहाड़ों पे नहीं जाना है, उनमें हमने उसको जो छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स हैं गाड़ी उसमें नहीं घुसानी है, हमने ऑफ रोडिंग में नहीं जाना है, अलग अलग तरह के टेरेन में नहीं जाना है, तो सिंपल हाईवे पे चलानी तो हाईवे टेरेन। तो HT हाईवे टेरेन, AT ऑल टेरेन, MT मड टेरेन, इस तरह से अलग अलग टेरेन के लिए हम गाड़ियाँ लेते हैं। अब ये गाड़ी आई फोर्स गुरखा, उसने लिखा है 4x4x4, 3x4x4x4, 3 बार क्यों लिखा है? एक 4 माने 4 सीजन्स ऑफ इंडिया, चारों सीजनों में चारों तरह के टेरेन में चलेगी ये, ठीक है? चारों तरह के सीजन, स्प्रिंग ऑटम समर विंटर में चारों तरह के टेरेन, चारों टेरेन मतलब कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेच्यू, प्लेन्स चलाओ, सर्दियों में भी ले जाओ लद्दाख, जाएगी। तो इसलिए उनकी बैजिंग है 4x4x4। वो 4x4 से भी आगे निकल गए, तीसरा 4, उन्होंने 4x4 में भी ऑल सीजन डाल दिया। और लेकिन महिंद्रा थार है 4x4, 4x4 मतलब कि 4x4 है और टायर डला लो, ऑल टेरेन चढ़ा दो कहीं पे भी, हर तरह के टेरेन को नाप देगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह का टेरेन, क्या है वो अलग अलग तरह का टेरेन? वही उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर लैंड सरफेस के अलग अलग रिलीफ फीचर्स, या यूं कह लो फिजिकल फीचर्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप मुझसे पूछो सर कितने तरह का टेरेन बताओगे, मैं बताता हूँ। एक टेरेन हिमालय, द हिमालयन टेरेन। दूसरा टेरेन द गंगा का मैदान, द इंडो गैंजेटिक प्लेन टेरेन। तीसरा द कोस्टल लैंड, द कोस्टल टेरेन। चौथा द प्लेच्यू रीजन, द प्लेच्यू टेरेन। पांचवा द आइलैंड रीजन, द आयरन टेरेन। छठा द डेजर्ट एरिया, द डेजर्ट टेरेन। अब मुझसे पूछो सर रिलीफ फीचर इंडिया के, यही मेन रिलीफ, हिमालय, प्लेच्यू, कोस्ट, डेजर्ट, आइलैंड, वैली एरिया। अब मुझे पूछो सर फिजिकल फीचर, यही फिजिकल फीचर, हिमालय, प्लेच्यू, कोस्ट, आइलैंड, गंगा का मैदान, ये फिजिकल फीचर। आई बात समझ में? और इनको स्टडी कर लो तो आपने स्टडी कर ली टोपोग्राफिकल स्टडी, आपने पढ़ लिया इनको, नाप लिया इनको, समझ लिया इनको। तो रिलीफ वर्ड सिंपली आता है नीचे ऊंचे पॉइंट, ओके? बस मेजर करिए आप, लोवेस्ट हाईएस्ट पॉइंट को मेजर कर लीजिए। तो कोई भी एक एरिया में आप गए हैं, जैसे ये मान लीजिए क्लास है, ये एक एरिया है, आपको ये बताना है कि ये एरिया का, इस एरिया में जो रिलीफ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिलीफ। तो आप कई बार कहते हैं ना किसी चीज़ को देख के, जब हाथी आता है मोहल्ले में, अरे भाई बहुत विशाल काय है, उसका ढांचा कितना बड़ा है, लेकिन वहीं सामने जब बिल्ली आ जाएगी तो आप कहेंगे छोटा जा है, या चींटी आ जाए तो आप कहेंगे मसल देंगे बहुत छोटी है, क्योंकि चींटी के सामने आपका ढांचा बहुत बड़ा है कि नहीं? तो आप हाइट में कम है हाथी के मुकाबले, सो लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट के बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके लिए वो जो ढांचा है सामने हाथी का बहुत बड़ा है। आई बात समझ में? इसी तरह से प्लेन एरियाज़, उनके सामने छोटे छोटे हिल्स, उनके सामने छोटे छोटे उनके सामने बड़े बड़े माउंटेन्स। तो ये अलग अलग, तीनों अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। हिल्स के कॉन्टेक्स्ट में प्लेन फ्लैट है, मैदानी इलाके हैं वो, लेकिन प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में हिली हैं, उनकी ऊंचाई है, लेकिन हिल के कॉन्टेक्स्ट में माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं, प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में तो वो बहुत ही ऊंचे हैं। लेकिन वही कोस्ट बीचेस के मुकाबले जो प्लेन एरियाज़ हैं वो ऊंचे हैं, बीचेस एकदम सी लेवल पर ही है कि नहीं? तो इस तरह से ये कहानी है। तो डिफरेंट एलिवेशन में फ़र्क होता है। तो लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है, वो फिगर जो निकल के आई वो फिगर रिलीफ फिगर है, कि रिलीफ कैसे है। ओके, दैट्स ऑल। और यही इन्हीं रिलीफों की मदद से क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग तरह के टेरेन, है ना? एक रिलीफ फीचर था हमारे पास बस हिमालय, उसी रिलीफ फीचर से नदियाँ बहती गई, उस हिमालय के सामने जो एक बड़ी सी खाड थी उसको भरती गई, भरते भरते गंगा का मैदान बना दिया। एक और रिलीफ फीचर आ गया हमारे सामने, द गंगा प्लेन। तो एक ही टेरेन था पहले, द हिमालयन टेरेन, अब एक और टेरेन आ गया, द गंगा प्लेन टेरेन। अब गाड़ी को 2 टेरेन पे चलना पड़ेगा। और पहले हम जब टोपोग्राफी स्टडी करते थे हमारे पास एक ही सरफेस था, वो प्लेस हमारा, वो एरिया, उसमें एक ही चीज़ स्टडी होती थी, पहाड़ ही पहाड़।
अब स्टडी के साथ साथ उसमें मैदान भी आ गए हैं, पहाड़ के साथ साथ मैदान भी स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि उस एरिया में पहाड़ों के साथ साथ मैदान भी बन गए। तो ये 4 वर्ड, फिजिकल फीचर, रिलीफ फीचर, टेरेन और ये टोपोग्राफी, ऐसे चलते हैं किताब में, अलग अलग सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। मैं पढ़ के बताता हूँ, सारा इमेजिन होगा। सो टोपोग्राफी कम्स फ्रॉम टोपो फॉर प्लेस एंड ग्राफिया फॉर राइटिंग। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस वो दोबारा डब्बा दिखाने की जरूरत नहीं है। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, सीधा हिंदी मीनिंग इसका स्थल आकृतियाँ। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, दैट इज लैंडस्केप। आप लैंडस्केप को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़। इट रेफर्स टू द माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, क्रेटर्स। क्रेटर्स क्रिएट होती है ना, वॉल्केनो फूटता है, वॉल्केनो जब फूटा तो उसने वो जो डिप्रेशन क्रिएट की, इट इज़ अ क्रेटर। या फिर वॉल्केनो को छोड़ दो, कोई एस्टेरॉयड आके बाहर से अर्थ को टकराया, उसने जो खड्डा बना दी, खड्डा सा गोल सा, वो भी क्रेटर। चलो उसको भी छोड़ दो, आपने बचपन में बंटे खेले होंगे, कंचे, आप जो पेल बनाते थे, वो जो खुड बनाते थे जिसमें बंटे जाते थे, वो भी क्रेटर ही है। तो क्रेटर्स अलग अलग तरह की। तो क्या होती है टोपोग्राफी में, हम किसकी बात करते हैं? जैसे माउंटेन एक टोपोग्राफिकल फीचर है, ओके। वैलीज है ना, रिवर वैलीज, रिवर्स अपने आप में, क्रेटर्स ऑन द सरफेस। तो सरफेस प्लेन थोड़ी ना है, सरफेस पे ये सब होता है। माउंटेन हो सकती है, वैली हो सकती है, रिवर हो सकती है, क्रेटर हो सकती है, सब आप टोपोग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं, ओके। और जब आप ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, सरफेस एकदम ब्लैंक है, तो फिर आप यहाँ कहें कि टोपोग्राफिकल फीचर्स है ही नहीं, खत्म, ये जगह फीचरलेस है, ऐसे वर्ड बोलते हो आप। तो फिर आप क्या बोलेंगे? द टोपोग्राफी इज मोनोटोनस। इसकी टोन क्या है? मोनो। बाइक लेके गंगा के मैदान में शुरू हुए, वेस्ट से ईस्ट तक, बस ना रास्ते में कोई पहाड़ आया, ना रास्ते में कोई प्लेच्यू आया, ना कोई हिल आई, ना कुछ, चुप करके चलते ही गए, बस मोनोटोनस। जैसे बड़ा सा रण ऑफ कच्छ का मैदान गुजरात में, जीप लेके चलाई जाओ, बस मोनोटोनस, कोई बीच में टोपोग्राफिकल फीचर आ ही नहीं रहा, एक मोनोटोन बनी हुई है, बस सिंगल टोन में ही चली जाओ, फ्लैट एरिया, द प्लेन एरिया, बस दैट्स ऑल। तो अगर टोपोग्राफिकल फीचर है ही नहीं, वो फीचरलेस है जगह, रिलीफ फीचर्स है ही नहीं कुछ उसमें, डिफरेंट टेरन ही नहीं आ रहा, तो वो मोनोटोनस टोपोग्राफी हो गई। ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी हम गंगा के मैदान में इस्तेमाल करते हैं। द इंडो गेंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन जिसको कहते हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, इंडो गंगा का मैदान भी कहते हैं इसको। ये हम टिपिकली इसे मोनोटोनस बोल रहे हैं क्योंकि हम मोनोटोनी वर्ड यूज़ करते हैं टोपोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीफ फीचर्स। बट दूसरी तरफ हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें ये बताया गया है कि गंगा के अपने तरह के फीचर्स हैं, गंगा के मैदान के अपने ही तरह के यूनिक फीचर्स हैं। उसमें भी भाबर है, तराई है, भांगड़ है, खादर है, मैं अभी बताऊंगा वो भी उसके यूनिक फीचर्स हैं। गंगा के मैदान में भी देयर आर फीचर्स, ऑक्सबोल लेक्स हैं, नेचुरल लिवीज हैं, रिवर मिएंडरिंग्स हैं, है कि नहीं? तो वो हम उसको गंगा के मैदान के फीचर्स मानते हैं। हम कहते हैं इतना भी मोनोटोनस नहीं है, लेकिन यहाँ मोनोटोनस वर्ड इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि पहाड़ तो नहीं है ना, प्लेच्यू तो नहीं है ना, हिल्स तो नहीं है ना, क्रेटर्स तो नहीं है ना, तो फिर हम उसे टोपोग्राफिकली मोनोटोनस कह रहे हैं। तो गंगा का मैदान मोनोटोनस टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए करता है कि ये सब है नहीं उस पर। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या है टोपोग्राफी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेस। लैंड सरफेस किस किस फॉर्म में है आपके सामने? प्लेच्यू की फॉर्म में है, माउंटेन की फॉर्म में है, रिवर वैली की फॉर्म में है, क्रेटर की फॉर्म में है, कोस्ट की फॉर्म में है, आइलैंड की फॉर्म में। लैंड सरफेस किस फॉर्म में है बताओ? तो आप वहाँ पर कहेंगे यार वहाँ का लैंड सरफेस देखा, आप पूछें क्यों, किस फॉर्म में है? अल्टीमेट माउंटेन्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये है कि स्थल तो है, स्थल, लैंड सरफेस स्थल है ना, जैसे ये बिल्कुल स्थल तो है, ये तो लैंड सरफेस है। अभी मैंने आपको कहा, देखा क्या ज़बरदस्त चीज़, मैं इस लैंड सरफेस को माउंटेन में बदलने जा रहा हूँ, माउंटेन बन गया, लैंड सरफेस फ्लैट, ये पॉइंट, कोई लो एलिवेशन कोई हाई एलिवेशन नहीं, रिलीफ फीचरलेस,
लेकिन अभी देखो अंदर से एंडोजेनेटिक फोर्स लगेगी, लगी, माउंटेन में बदल गया, वही लैंड सरफेस। ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, एलिवेशन बन गया, लो पॉइंट हाई पॉइंट, रिलीफ आ गया। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस फ्लैट लैंड सरफेस में रिलीफ फीचर इंड्यूस कर सकती हैं, कर सकती हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस फ्लैट लैंड सरफेस को भी रिलीफ फुल बना सकती हैं। रिलीफ दे दिया उन्होंने उनको, एकदम फ्लैट था, अंदर से लावा फूटा, यहां पे एक माउंटेन बन गया। कौन सा? वॉल्केनिक माउंटेन। तो देखो आपके सामने ये फ्लैट लैंड सरफेस एकदम फ्लैट है, पर आपको किसी ने पूछा लैंड सरफेस, आपने कहा एकदम फ्लैट। फॉर्म क्या थी? फ्लैट लैंड यार, प्लेन। फिर दूसरा किसी ने पूछा यार लैंड सरफेस क्या, आपने कहा यार प्लेच्यू। फिर किसी ने पूछा कैसा था लैंड सरफेस, यार माउंट हिल। फिर किसी ने पूछा कैसा था, यार माउंटेन। ऐसा तो फॉर्म बता रहे हैं आप लैंड सरफेस की। लैंड सरफेस तो वही रहना है, जमीन थोड़ी ना पैरों नीचे से खिसक जानी है। पर कभी आपके पैरों के नीचे, यहाँ पर देखो मैदान है, कभी पहाड़ों पे चले जाते तो पैरों के नीचे क्या होता है? पर्वत। रेगिस्तानों में चले गए, डेजर्ट में, तो पैरों के नीचे क्या है? डेजर्ट। पर ओवरऑल है तो जमीन, पैर के नीचे लैंड सरफेस ही है, कोई ना कोई तो लैंड सरफेस ही है। बंदरगाह जब चले गए, तटों के किनारे रेत पे घूम रहे हो, समुद्र की लहरें पैरों को टच कर रही हैं, पैरों के नीचे कोई तो लैंड सरफेस है। पर है क्या? बीच, वो कोस्ट है ना, बीचेस। तो इस तरह से लैंड सरफेस तो वही रहता है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये पूछेगा कोई आपसे, फिर मतलब वो आपसे टोपोग्राफिकली बात पूछ रहा है, वो आपसे टोपोग्राफिकल बात पूछ रहा है और आपको बतानी नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं लैंड सरफेस क्या, किस फॉर्म में पता नहीं रहा, पहाड़ थे वहाँ पे। कहता वही पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। द स्टडी ऑफ द लैंड सरफेस इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है प्लेस की राइटिंग, स्टडी ऑफ दैट प्लेस, मतलब प्लेस स्टडी का कर रहे हैं, रिलीफ फीचर्स। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड फीचर ऑफ लैंड सरफेस। अब आपने फॉर्म पढ़ लिया, किसी ने बोला फॉर्म क्या है, आपने बोला माउंटेन, तो फिर वो माउंटेन के फीचर भी साथ में ऐड होंगे, माउंटेन के फीचर्स। तो वो फॉर्म ऑफ द लैंड सरफेस एंड द फीचर ऑफ दैट फॉर्म, ये टोटल को टोपोग्राफी। तो इसलिए हम जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, इंटरलिंकिंग द रिवर, हमने जब नेशनल वाटर ग्रिड पढ़ा तो हमने कहा ना कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें हमने कहा कि टोपोग्राफिकल स्टडीज़ कंक्लूड होनी है। अभी टोपोग्राफिकल स्टडियाँ करनी है ना कि लैंड सरफेस में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, टोपोग्राफिकल फॉर्म्स। तो पता जगह कि ये जो लैंड सरफेस है ना, इसमें तो बहुत डाइवर्स टोपोग्राफिकल फॉर्म्स हैं यार। इसी में माउंटेन भी आ रहे हैं, प्लेच्यू भी आ रहे हैं, हिल भी आ रहे हैं, फ्लैट रिवर वैलीज भी आ रही हैं। और फिर इनके फीचर्स हमने जब स्टडी किए तो हमें पता लगा कि रिवर इंटरलिंकिंग में ये चैलेंजेस हैं। ओके, तो ये कहानी, इसलिए टोपोग्राफिकल स्टडीज जरूरी होती है। ओके, सो लिखा हुआ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ द लैंड सरफेस। द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया में रेफर टू द लैंड फॉर्म्स एंड फीचर्स देमसेल्व्स। तो किसी भी एरिया की टोपोग्राफी को आप क्या कह सकते हैं? उस एरिया के लैंड फॉर्म्स और उन लैंड फॉर्म्स के फीचर्स। ये हो गया टोपोग्राफी, मतलब किसी भी जगह में आने वाला पहाड़ और उस पहाड़ के फीचर। वो पहाड़ वॉल्केनिक है, या वो पहाड़ किसी तरह से फोल्डेड माउंटेन है, या वो पहाड़ कोई ब्लॉक माउंटेन है, क्या है वो, उसके फीचर पढ़ो। पहाड़ और पहाड़ के फीचर, ये कंप्लीट हो गया टोपोग्राफी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइन है, मैंने सारा कॉमन कंक्लूड करो, इसलिए थोड़ी थोड़ी सेम चीज़ अलग अलग एक्सप्रेशन में लिखी है। तो टोपोग्राफी इज़ द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करो और उसे डिस्क्राइब करो, यही है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी इज़ द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, जैसे कि हिल्स, वैलीज, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, सब कुछ फिजिकल फीचर्स। और अभी ये वर्ड आया फिजिकल फीचर, फिर आप कहेंगे फिजिकल फीचर क्या होते हैं, तो मैंने इसलिए लिखा यहाँ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या? नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। क्या? अनदर नेम इसको दे दीजिए लैंड फॉर्म्स। तो वही तो पढ़ा रहा हूँ, लैंड फॉर्म्स। लैंड सरफेस की क्या क्या फॉर्म, तो लैंड सरफेस, अब लंबा वर्ड यूज करने की बजाय कि लैंड सरफेस की क्या क्या फॉर्म, सीधा वर्ड यूज करो, सरफेस वर्ड हटाओ, सीधा लैंड फॉर्म्स हो गई ना। लैंड फॉर्म्स स्थल आकृतियां। नाम वही तो आपको फर्क पता लगे कि नाम ही चेंज किया, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि अब फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया में फिजिकल फीचर क्या है, इसलिए तो समझाया गया वो चीज़ कि दैट
टोपोग्राफी इज द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एरिया, फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। फिजिकल फीचर भी कुछ नहीं है, वही क्या है फिजिकल फीचर अर्थ के नेचुरल फीचर्स, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, आइलैंड, प्लेन, कैनियन, डीप कैनियंस जहाँ से नदियाँ बहती हैं पहाड़ काट के, वैलीज, ग्लेशियर्स, ओशियंस, आइलैंड एटसेट्रा, ये सारे नेचुरल फीचर हैं अर्थ के। तो इन्हीं को फिजिकल फीचर्स कहते हैं अर्थ के। और अल्टीमेटली टोपोग्राफी क्या है, इन्हीं फिजिकल, किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर की स्टडी और उसका डिस्क्रिप्शन, दैट इज हिल, वैली, रिवर। और फिर इसको आप फिजिकल शेप भी कह लीजिए, इट इज़ द फिजिकल शेप। ये एक तरह से उस लैंड की फिजिकल शेप की बात ही हो रही है जिसे मैं फॉर्म्स कह रहा था तब से, दैट इज हिल, वैली, रिवर्स, दैट्स ऑल। तो टोपोग्राफी ये है। ओके, सो टोपोग्राफी कम्स फ्रॉम टोपो फॉर द प्लेस एंड ग्राफिया फॉर द राइटिंग। टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द लैंड surface, that is the landscape. It refers to mountains, valley, rivers, craters on the surface. It is the study of the forms and features of the land surface. The topography of an area may refers to the landforms and features themselves. It is the study and description of the physical features of an area, that is hills, valley, rivers. और एक बात ये भी कह लो कि it is the physical shape, that is hills, valley or rivers. Okay? अब रिलीफ फीचर्स क्या हैं, फिर वही हाई लो तब से बता रहा हूँ। रिलीफ फीचर क्या है, द टर्म रिलीफ रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ लैंड सरफेस। ओके, दिस इज द लैंड सरफेस, सपोज इसमें देर इज वन रिलीफ फीचर्स। ओके ओके, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो फीचर हो गए ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर? तो वही लिखा है, द टर्म रिलीफ रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ लैंड सरफेस। डन हो गई कहानी। तो वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, डन। चलो अब इसको समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जरा इसको समझिए, ठीक है जी। ये हाइट है इसकी, ओके। इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट, दोनों की हाइट सेम है। दोनों में चढ़ना किस पे मुश्किल होगा आपके लिए, पैदल चढ़ना? फिगर ए में या फिगर बी में? फिगर ए इज स्टीप, वेरी स्टीप, चढ़ाई बहुत तीखी है, लेकिन फिगर बी की स्लोप बहुत ही जेंटल है। दोनों का एलिवेशन सेम है, एल्टीट्यूड सेम है, बट दोनों के ग्रेडियंट में फ़र्क है, दोनों की ढलान में बहुत फ़र्क है। क्यों? हम खाली वर्टिकल ही देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी देख रहे हैं। समझ में आई? हॉरिजॉन्टली वो बहुत स्प्रेड कर गया, तो हम फ्लाईओवर बनाते समय सिर्फ ये नहीं देखते कि कितनी ऊंचे से गुजरना है रेलगाड़ी वाली पटरी से, ये भी देखते हैं कि कितनी दूर से उस ऊंचाई को पाएंगे ताकि ग्रेडियंट जेंटल बने। तो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, हमने एक रिलीफ फीचर ही स्टडी किया है। अगर स्टडी करें तो रिलीफ फीचर में क्या है, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पर्टिकुलर एरिया में। बट अगर हम इसको सब्जेक्ट मैटर के वाया देखें तो इट्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। यहाँ पर वर्टिकल डायमेंशन दोनों में कॉमन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का अंतर है, इसलिए ग्रेडियंट का फ़र्क आ गया, ढलान का फ़र्क आ गया। तो जब आप किसी रीजन के रिलीफ फीचर्स को पढ़ते हैं, या मान लीजिए मैं आपको यही कहूँ कि आप टोपोग्राफिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो टोपोग्राफिकल स्टडीज़ में ये चीज़ है कि नहीं, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि माउंटेन में और प्लेच्यू में क्या फ़र्क होता है। प्लेच्यू की साइड्स स्टीप होती हैं पर टॉप फ्लैट होता है, लेकिन माउंटेन की साइड्स क्या होती हैं, माउंटेन का टॉप जो है, पीक जो है, वो कॉनिकल होता है, वो बहुत तीखा होता है, वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, पर साइड्स जो हैं वो प्लेच्यू के मुकाबले यहाँ जेंटल नज़र आ रही हैं। तो इसलिए प्लेच्यू में लोग टॉप पे रहते हैं, माउंटेन में लोग स्लोप्स पे रहते हैं। तो पहाड़ों में घर कहाँ बनते हैं, स्लोप्स को काट काट के, और प्लेच्यू में कहाँ रहते हैं, पठारों पे, टॉप पे, साइड स्लोप्स पे नहीं।
आई बात समझ में? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ये चीज़ मैटर कर रही है ना, एलिवेशन तो है ही है, एलिवेशन तो है ही है, लेकिन हम अब जब उस फिजिकल फीचर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी तो देख रहे हैं कि स्लोप कैसी है, जेंटल है कि बहुत स्टीप है. हेयर स्लोप इज बिट जेंटल एज कम्पेयर टू दिस स्लोप, द स्लोप इज़ वेरी वेरी स्टीप, द स्लोप इज़ जेंटल. तो हम हिमालय के बारे में जब पढ़ते हैं, हम जब उसे टोपोग्राफिकली पढ़ते हैं तो हम एक फॉर्म पढ़ रहे हैं लैंड की, एक लैंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, यानी कि एक लैंड सरफेस पे क्या फॉर्म क्रिएट हो रखी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ माउंटेन. बट हम जब उसके फीचर पढ़ते हैं तो हम ये भी तो देखते हैं कि उसकी स्लोप साउदर्न साइड पे ज़्यादा जेंटल है कि नॉर्दर्न साइड पे, ग्रेडियंट कहाँ स्टीप है कहाँ नॉर्मल है. जब हम गंगा का मैदान पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं कि जो अपर गंगा मैदान है, मिडल गंगा मैदान है और लोअर गंगा मैदान है, उसमें ग्रेडियंट का फ़र्क है. अपर से लोअर गंगा मैदान तक जाते जाते ग्रेडियंट बहुत जेंटल हो जाता है, इसलिए रिवर्स मिएंडर करने लग जाती हैं, आगे फ्लो नहीं कर पाती. ओके, तो रिलीफ फीचर की जब स्टडी करते हैं, एक चीज़ आपको पढ़नी है, एलिवेशन तो पढ़ना ही होता है, ये तो सही है, हमें साथ साथ ये भी देखना होता है कि भाई स्लोप ग्रेडियंट क्या है. टेरेन में जाके ये चीज़ आ जाएगी. ओके, यू विल स्टडी दैट. क्लियर? तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको समझाई. तो वो लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने यही मिटा दिया. ओके, चलो वो पढ़ लिया था. द टर्म रिलीफ रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन ऑफ लैंड सरफेस, ऑल्सो नोन एज टेरेन. आप टेरेन के बारे में पढ़ रहे हैं. When you are talking about the relief features, ultimately you are talking about the terrain, different terrain. You are talking about the relief feature, that is mountain. You are talking about the terrain, that is mountain terrain. Terrain is mountain. Okay? Relief features are characteristics. ये कौन किसके characteristics हैं? Relief features are characteristics related to the landscape. हम तब से पढ़ ही रहे हैं, टोपोग्राफी जब हम स्टडी कर रहे थे तो किसी लैंडस्केप से जुड़ा हुआ फीचर ही है रिलीफ फीचर, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लैंडस्केप कैसा होगा? माउंटेन होगा, प्लेच्यू होगा, हिल होगा, फ्लैट एरिया होगा, है ना. इट इज़ ऑल अबाउट द लैंडस्केप यू आर टॉकिंग अबाउट. सो रिलीफ फीचर आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द लैंडस्केप ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन. किसी एक स्पेसिफिक रीजन का लैंडस्केप कैसा है, आप रिलीफ फीचर उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं. इट डिनोट्स द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोवेस्ट और हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं. सिंपल सी कहानी है, आप किसी डिप्रेशन, किसी फ्लैट एरिया, किसी हिल, प्लेच्यू और माउंटेन की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स, आप इनकी बात कर रहे हैं. ओके, इसको वहाँ पे समझ लेना है. मेन इंडियन रिलीफ फीचर्स कौन कौन से होंगे, या इंडियन फिजिकल फीचर कह लो, या इंडियन रिलीफ फीचर कह लो, या इंडियन टेरेन कह लो, क्या कुछ भी कह लो. इंडियन रिलीफ फीचर है मेन द हिमालय, the Indo-Gangetic plain, the peninsular plateau, the coastal plain, the desert and the islands. These are the Indian relief features. आई बात समझ में. और हम इन्हें अलग अलग टेरेन भी कहते हैं. The highest and the lowest elevation points that are found within a given region are called, are referred to as the structure of relief. जैसे मैंने वो एक आदमी और हाथी के बीच का अंतर बताया, तो जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक गिवन रीजन में, वो अल्टीमेटली हम उसे कैसे रेफ़र करते हैं कि वो उस रीजन का रिलीफ जो है उसका स्ट्रक्चर है. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ ऑफ दैट रीजन. ओके, तो स्ट्रक्चर इज़ फुल रिलीफ यानी कि हाई रिलीफ स्ट्रक्चर है या लो रिलीफ स्ट्रक्चर है. जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको सिंपल सेंस में देखें तो ये कि द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ लैंडस्केप. एक लैंडस्केप में दो प्लेसेस के बीच की हाइट का डिफरेंस, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन अ लैंडस्केप सच एज द हाइएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट इज रेफर टू एज द लैंडस्केप्स रिलीफ. उस लैंडस्केप का वो रिलीफ है. एंड इट कैन बी मेजर्ड इन ईदर फीट और मीटर्स. एग्जाम्पल, लो रिलीफ प्लेन. एक प्लेन है, उसमें रिलीफ फीचर्स नहीं है, नो, इट इज़ अ लो रिलीफ प्लेन, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो प्लेस है यानी कि वो प्लेन एरिया, उसमें हाइट यानी कि लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट जैसे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है. वो इट इज़ अल्टीमेटली फीचरलेस, इट इज़ मोनोटोनस, टोपोग्राफिकली मोनोटोनस, वो रिलीफ लेस है. क्योंकि हमें अल्टीमेटली उस प्लेस में
किसी भी तरह के लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का फ़र्क नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो लैंडस्केप है ये रिलीफलेस है, ये फीचरलेस है, ये मोनोटोनस है। ओके, वो फ्लैट है बिल्कुल, दैट्स ऑल, इट इज़ ए रिलीफलेस थिंग। तो वही हम उसको कह रहे हैं कि फिर हम उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसका कोई मेजरमेंट फीट में या मीटर में नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र तल से उसका जो इतना लेवल निकाला हुआ है उतना निकला हुआ है। लेकिन अचानक से एक फ्लैट लैंड है, एक बहुत ही बड़ा फ्लैट लैंड, और उसमें अचानक से आपको एक रॉक स्ट्रक्चर नज़र आए, एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर, आप उस पूरे मैदानी इलाके में उस रॉक स्ट्रक्चर को एक इस रिलीफ फीचर के रूप में देखेंगे कि ये बहुत ही हाई एलिवेटेड रिलीफ फीचर है इस पूरे के पूरे रिलीफलेस रीजन में। ओके, क्योंकि उसका सरफेस से एक एलिवेशन एग्जिस्ट करता है। यू आर स्टैंडिंग एट द लोएस्ट पॉइंट और एक आदमी उसके टॉप पे खड़ा है, वो स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। उस हाईएस्ट से इस लोएस्ट पॉइंट के बीच में ये जो डिफरेंस आया, ये फिगर आई है, दैट इज़ ए रिलीफ फिगर। दिस फिगर इज़ द रिलीफ फिगर। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। अदरवाइज़ वो माउंटेन वहाँ से हटा दीजिए और उसे फ्लैट बना दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कहानी। तो इस तरह से हम रिलीफ फीचर्स को स्टडी करते हैं किसी भी एरिया के, आबादी बसाने से पहले, सड़कें बनाने से पहले, एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के काम करने से पहले, कि वहाँ उस एरिया के रिलीफ फीचर कैसे हैं, यानी कि टेरेन कैसा है, यानी कि वो रीजन टोपोग्राफिकली कैसा है, ये हम स्टडी करते हैं। फिर ही कोई कंस्ट्रक्शन काम होता है और बाकी चीज़ें। तो आप कई बार देखते होंगे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में रेलगाड़ी का या सड़कों का जाल बिछाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो रीजन टोपोग्राफिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप अक्सर ये सुनते हैं, आप ये कहते हैं कि वहाँ पर जो रिलीफ फीचर है बहुत अनइवन रिलीफ है वहाँ का। तो ऐसी लाइनें सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बहुत ही अनइवन रिलीफ होने की वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जल्दी लग नहीं पाते हैं। या आप ऐसा सुनते होंगे कि वहाँ पर टेरेन बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही अनइवन टेरेन है। ऐसे शब्द आप सुनते रहते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के टेरेन हैं वहाँ पर प्लेचू एरिया भी आ जाता है, द मेघालय प्लेचू एरिया। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के हिमालयन माउंटेन्स भी आ जाते हैं, और वहीं पर कई तरह की रिवर वैलीज, गॉर्जेस, रैपिड्स, वाटरफॉल्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करने देती हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास प्लेन्स होते हैं, जैसे लो रिलीफ प्लेन्स, फ्लैट प्लेन, और दूसरी तरफ हाई रिलीफ रोलिंग हिल्स। अब आप एक लो रिलीफ प्लेन है, या फिर आपने स्विट्ज़रलैंड या कई मुल्कों में ऐसा देखा होगा, एक जगह पर आप खड़े हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है, इस तरह के रोलिंग हिल्स। हिल्स आर लाइक रोलिंग। ओके, तो कई बार रोलिंग प्लेन्स भी होते हैं, रोलिंग हिल्स भी होती हैं। अक्सर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे सैटेलाइट व्यू या ड्रोन व्यू देखा जाएगा तो अफ़गानिस्तान के रीजन में आपको इस तरह से रोलिंग हिल्स नज़र आ जाएंगी। तो वो रोलिंग हिल्स हैं, इसका मतलब लो हाई लो हाई लो हाई एलिवेशन का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाई रिलीफ है, वो हाई रिलीफ वाला लैंड सरफेस है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फॉर्म में हिल्स हैं। और दूसरी तरफ आप गंगा के मैदान में कर रहे हो तो लो रिलीफ है, तो वो गंगा का मैदान जो है वो रिलीफ लेस है, आप कहेंगे लो रिलीफ प्लेन है वो। ओके, सो लो रिलीफ प्लेन, हाई रिलीफ रोलिंग हिल्स, दैट्स ऑल, यही कहानी है। सो इसलिए लिखा यहाँ पे गया है कि रिलीफ फीचर क्या है, द टर्म रिलीफ रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द लैंड सरफेस, also known as the terrain. Relief features are characteristics related to the landscape of a specific region. It denotes to the highest and lowest elevation points of a particular area. इंडियन रिलीफ फीचर्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, गंगा का मैदान, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड, सब कुछ। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट्स that are found within a given region are referred to as the structure of relief. The difference in height between the two places on a landscape, such as the highest point and the lowest point, is referred as the landscape's relief, and it can be measured in the either feet or meter. Example, low relief plains or high relief rolling hills. और अब वही कहानी टेरेन पे आ गई। टेरेन क्या है? इट इज़ द लेआउट ऑफ द लैंड। किसी भी लैंड का लेआउट है। तो लेआउट कैसा है? आप जब अपने घर का लेआउट बनाते हैं तो क्या होता है, एक सामने कोर्टयार्ड है या पैसेज है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है ना, इतनी हाइट पर छत है, ये लेआउट होता है ना। तो किसी भी लैंड का लेआउट कैसा है, ये इधर देखिए तो आपको मिलता है माउंटेन, इधर हिल, उधर प्लेन एरियाज़, उधर वैली एरियाज़, ये सब कुछ इट इज़ द लेआउट ऑफ द लैंड, दैट इज़ टेरेन। और वो लेआउट में ले क्या किया हुआ है,
वही माउंटेन हिल, ये वो, यानी कि रिलीफ फीचर्स। और ये सारा स्टडी कर रहे हो तो क्या है, टोपोग्राफिकल स्टडी है ये। और ये सारे फीचर्स को फिजिकल फीचर कह सकते हैं अपन। सो टेरेन क्या है एक्चुअली में? टेरेन इज द लेआउट ऑफ द लैंड। कैसा टेरेन है? फ्लैट टेरेन है, रगड टेरेन है। ये द टेरेन इज वेरी रगड, बहुत ही रगड टेरेन है। ओके, तो इस तरह से लेआउट ऑफ द लैंड है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एलिवेशन, आप इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं टेरेन को? एलिवेशन बताते हैं, स्लोप बताते हैं कि जेंटल है या बहुत ही स्टीप है। हम किसी भी लैंड का लेआउट अगर बता रहे हैं तो हम ऐसे ही बताएंगे कि भाई अल्टीमेटली एलिवेशन कितना है, लो, हाई, क्या है, फ्लैट एरिया, प्लेन, प्लेच्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, ये सारा बताएंगे। स्लोप बताएंगे कि जेंटल है या फिर अल्टीमेटली बहुत स्टीप है। ओरिएंटेशन बताएंगे कि ओरिएंटेशन क्या है माउंटेन्स की, जैसे कि अरावली की ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट मानसून्स के साथ साथ लगती हुई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हिमालयन माउंटेन्स की ओरिएंटेशन है वो कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयस की ओरिएंटेशन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट, और इसी वजह से वो साउथ वेस्ट मानसून्स को रोकते हैं। अगर मैं हिमालयन माउंटेन की ओरिएंटेशन की बात करूं तो यही फीचर है ना ये। अगर हम ये इंडिया बना रहे हैं तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स हैं और यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून्स इस तरह से फिर इंडिया में एंटर हो रहे हैं, तो वो इसलिए रोक पा रहे हैं ना इनको क्योंकि उनकी वेस्ट ईस्ट ओरिएंटेशन है। और सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड एयर मासेस आते हैं उनको भी रोकते हैं क्योंकि वेस्ट ईस्ट ओरिएंटेशन है। यही अगर हिमालय की ओरिएंटेशन में ऐसे बना दूँ, ऐसे हो जाए हिमालय, तो एक तो साउथ वेस्ट मानसून शायद ना रुके और पोलर एयर मासेस जो रशिया से आते हैं वो इंडिया में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो अरावली माउंटेन है ये इसकी ओरिएंटेशन है, और साउथ वेस्ट मानसून जब ऐसे आते हैं इसके साथ साथ लग के निकल जाते हैं, इसलिए बरसात नहीं हो पाती। बट अगर ये ओरिएंट ऐसे होते तो साउथ वेस्ट मानसून इससे टकराते, राजस्थान में सबसे भयंकर बारिशें हुआ करती। आई बात समझ में? तो हम जब टेरेन में जाते हैं तो वहाँ पर वही है, एलिवेशन कंसिडर किया जाता है और स्लोप कंसिडर की जाती है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म भी कंसिडर की जाती है। ओके, सो टेरेन यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द लेआउट ऑफ द लैंड एंड एक्सप्रेस्ड इन। और लेआउट ऑफ द लैंड में ओरिएंटेशन मैटर करती है कि नहीं? घर जब बनाते हो तो एलिवेशन मैटर करता है कि नहीं? कमरों की ऊंचाइयाँ वगैरह सारा कुछ है ना। दूसरी तरफ ओरिएंटेशन मैटर करती है कि नहीं? किचन किधर रखी, बेडरूम किधर रखा है। किचन की ओरिएंटेशन ऐसी बनाई हुई कि फ्रंट गेट नहीं नज़र आता है और बाकी बेडरूम भी नज़र नहीं आते हैं, तो ओरिएंटेशन इज़ इंपॉर्टेंट। लेआउट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो टेरेन इज़ द लेआउट ऑफ द लैंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एलिवेशन, स्लोप एंड ओरिएंटेशन ऑफ टेरेन फीचर्स। ये लैटिन वर्ड टेरा से आता है। टेरा का मतलब होता है अर्थ। अर्थ कैसी है पृथ्वी की आकृतियाँ, लेआउट कैसा है अर्थ का, दैट्स ऑल। ओके, तो फिजिकल फीचर्स क्या है वो तो मैंने बता ही दिए क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज देखिए, आपको पता लगे कि वर्ल्ड लेवल पर कितने अलग अलग तरह के टेरेन हैं। इस एक सिंगल फिगर में ही यह सारा पता चल जाएगा। देखिए, लुक एट दिस फिगर। मैं आपको अलग अलग तरह के टेरेन दिखा रहा हूँ। देखिए, प्लेच्यू, वैली, रिवर वैली, अच्छा जो आप जानते हो वो दिखाऊंगा, माउंटेन, कैनियन, डीप कैनियन, रिवर बह रही है दोनों तरफ, तीखी पहाड़ियाँ, प्लेन एरिया, कास्ट टोपोग्राफी जो शुरू में बता रहा था मैं, प्लायाज क्या होते हैं? जब कहीं पर कभी कोई लेक हो, बाद में सूख जाए, उसका बॉटम निकल आता है और उसके ऊपर बहुत सारे सॉल्ट जम जाते हैं, एल्कलाइन बेड ऑफ द ड्राइड लेक, द प्लायाज। ग्लेशियर्स, डून्स, सैंड ड्यून्स, कितने तरह के टेरेन है देखो। ऑल टेरेन टायर डला लो गाड़ी के और फुर चलो मारो, तो दिस इज द टेरेन। ओके, तो इस तरह से वर्ड आएंगे, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर, टेरेन, फिजिकल फीचर। मुद्दे की कहानी यह है कि आप जहाँ खड़े हो वो कोई एक एरिया है, प्लेस है, बस आपके पैरों के नीचे जो है वो ज़मीन है, स्थल है, इट्स अ लैंड सरफेस, और नेचुरली उसकी कोई ना कोई फॉर्म होगी। पता करो क्या है, प्लेन है, मतलब कोई एलिवेशन नहीं है, कोई रिलीफ फीचर नहीं है, इट्स अ प्लेन। तो प्लेन एरिया है, पता करो कि बहुत हाई एलिवेशंस, अनइवन सा सरफेस है, पता करो हिल है, माउंटेन है, प्लेच्यूज है वहाँ पे। तो आप कई बारी कह सकते हैं फॉर्मलेस है, कई बारी कहते हैं बहुत सारी फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म से भरा पड़ा है। ओके, ट्रोपोग्राफिकली बड़ा डाइवर्स है, इस तरह के टर्म्स आप यूज़ करते हैं। तो आप एक जगह पर हैं, यू आर इन द रीजन, यू आर इन द प्लेस, और आपके पैरों नीचे एक लैंड सरफेस है,
और उसके आसपास वो लैंड सरफेस कैसी कैसी फॉर्म से एक्वायर किया हुआ है, ये सारा कुछ जोड़ दो तो एक लैंडस्केप क्रिएट होता है। उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट्स को आप गिनते रहते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि सरफेस में अनइवननेस कितना है, सड़कें बनाना कितनी आसान होगी, घर बनाना कितने आसान होंगे, क्या क्या मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ेंगी। अगर प्लेन एरिया है, फ्लैट एरिया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लो और हाई पॉइंट एलिवेशन के एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे पहले उन्हें प्लेन बनाना पड़ेगा, फिर मुझे जा करके वहाँ निर्माण करना पड़ेगा। विंड जो क्लाउड्स मूव करते हैं उन पे इनका प्रभाव है, नदियों का पैटर्न क्या बनेगा ये वो ही डिसाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें इन पर निर्भर हैं, इसलिए हम इन्हें स्टडी करते हैं। और आपने बहुत सारे फीचर्स, रिलीफ फीचर्स देख लिए, तो आपने वहाँ की टोपोग्राफिकल स्टडी की और वो आपको डिफरेंट टोपोग्राफीज़ वहाँ देखने को मिली। ओके, अलग अलग तरह की माउंटेन, प्लेट्यू, हिल, सारा कुछ देखने को मिला। और आपने ये अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि ये पर्टिकुलर लैंड सरफेस जहाँ पर मैं खड़ा था, या ये पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर मैं खड़ा था, या ये पर्टिकुलर रीजन जहाँ मैं खड़ा था, ये रीजन फुल ऑफ रिलीफ फीचर था, यानी कि यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स टेरेन एग्जिस्ट करते थे। दिस रीजन इज़ फुल ऑफ फिजिकल फीचर्स। ओके, तो दीज आर द टर्म्स जो आज आपने समझी। शुरुआत में डेन्यूडेशन, उसके बाद द सेकेंड वन इज़ द monotonous topography, third one is the relief feature, fourth one the terrain and the fifth one the physical features। इस तरह से आपस में एसोसिएटेड हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी जब भी अब आप इसे पढ़ेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगले लेक्चर में हम अगली टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।